हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आपको बताया कि हम कवर कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारी एनसीईआरटी बुक, जिसका अभी हम पार्ट 1 देख रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे 2 चैप्टर्स हो चुके थे। उन 2 चैप्टर्स में हमने क्रोनोलॉजी वाइज ही स्टार्ट करा था। स्टोन एज के कुछ आर्ट एंड कल्चर देखे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। आज जो हमारा चैप्टर है जहां पर हम मौर्यन आर्ट की बात करेंगे, ओके, कि मौर्य काल में, मौर्यन टाइम पीरियड में, जब चंद्रगुप्त मौर्य रूल करते हैं, उनके बेटे बिंदुसार रूल करते हैं, फिर उनके बेटे अशोका द ग्रेट किंग रूल करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में किस तरह मौर्यन एम्पायर में या किंगडम में आर्ट आर्किटेक्चर फल फूल रहा था, तो उसके बारे में हम जानेंगे। उसके पहले जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग 2024 के एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं तो ये हमारे बैचेस हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्लान मैनर में एक लिमिटेड टाइम में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो आपकी फ्री क्लासेस चली रही है, तो वो आपको बेनिफिट उसका मिलेगा ही, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ जो है वो समझने की, ऑब्जर्वेशन वाली है। तो इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा पिक्चर्स को ही हम देखें, इमेजेस के थ्रू ही आप ज़्यादा समझ पाएंगे। मौर्यकालीन कला। अब मौर्यकालीन कला पे उस समय के समाज का, उस समय की धार्मिक व्यवस्था का, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बताता है उस समय के धर्म के बारे में कि जब मौर्यन एम्पायर हमें दिखाई देता है, ये देखिए इतना बड़ा किंगडम था, एम्पायर था। 321 बीसी से लेके 125 बीसी तक हमें लगभग दिखाई देता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट रूलर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अगर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और सदर्न मोस्ट पार्ट को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मौर्यंस का कंट्रोल था। ओके, आते हैं हम मौर्यकालीन कला में। सबसे पहले बता रहा है उस समय के धर्म के बारे में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, अभी जब मौर्यन एम्पायर नहीं दिखाई देते, केवल महाजनपद दिखाई देते, जिनमें से एक फेमस महाजनपद था जिसका नाम था मगध महाजनपद। यही मगध महाजनपद धीरे धीरे एक एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, मगध एम्पायर। और इस मगध एम्पायर पर बाद में कौन कंट्रोल कर रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं हम मौर्यन एम्पायर या फिर मौर्यन किंगडम के नाम से। ओके, तो बस यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि 6th सेंचुरी बीसी के आसपास गंगा घाटी में हमें 2 नए धर्मों का उद्भव होते हुए दिखाई देता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर बुद्धिज्म आते हैं, यहाँ पर जैनिज्म का ओरिजिन होता है। क्यों होता है? उसका रीजन ये था, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास बौद्ध धर्म, जैन धर्म के उद्भव का जो कारण था, वो कारण क्या था कि वो जो एक ब्राह्मणिज्म फल फूल रहा था, और उस समय अन्य लोग जो कि असहज महसूस कर रहे थे, जिसमें वैश्य थे, जिसमें शूद्र थे, तो वो लोग एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे थे। और उस सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में कौन आता है? बुद्धिज्म और जैनिज्म आते हैं, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ओके, गंगा घाटी में बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। ओके, ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। तो बुद्धिज्म जैनिज्म कब आ चुका है? 6th सेंचुरी बीसी के आसपास। अब मौर्यंस कब आए हैं? तो जब बुद्धिज्म जैनिज्म का ओरिजिन हुआ था तो यहाँ पर 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक था मगध महाजनपद। इस मगध महाजनपद पर 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रूल करती है। एक जिसका सबसे पहला नाम था हर्यंक डायनेस्टी या शिशुनाग डायनेस्टी, जिसमें हम पढ़ते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन के बारे में। इन्होंने अपने किंगडम को काफी फैलाया, मगध के आसपास के क्षेत्रों को मिलाया। अंग हो गया, काशी हो गया, वैशाली, वज्जी हो गया। हर्यंक के बाद नेक्स्ट आते हैं जिसको बोलते हैं हम शिशुनाग डायनेस्टी। ओके, शिशुनाग डायनेस्टी में हम कालाशोक वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने जो उज्जैनी था उसको भी कॉन्कर करके मगध एम्पायर को इतना बड़ा कर लिया। लास्ट में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नंद डायनेस्टी, जिसके 2 इंपॉर्टेंट रूलर हुए, महापद्मानंद, धनानंद, जिन्होंने अपना किंगडम थोड़ा और एक्सपांड कर लिया। ओके, और फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इस पूरे रीजन को अपने में मिलाया, कॉन्कर किया और ये मगध साम्राज्य को मौर्यन एम्पायर में कन्वर्ट किया। ओके, तो बस यहाँ पर यही बोल रहा है कि मौर्यंस जब इस पूरे किंगडम को अपने कंट्रोल में करते, वो टाइम पीरियड क्या था? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 321 के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने कॉन्कर कर लिया, इस रीजन को अपने कंट्रोल में कर लिया। तथा इसके सम्राटों में अशोक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका में सबसे पावरफुल था अशोक, जिसने बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया। यानी अशोक एक ऐसा राजा था जिसने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, उसको प्रिजर्व किया, उसको संरक्षित किया, उसको प्रमोट किया, फैलाया दूसरे क्षेत्रों में। ओके,
तो अब इसी समय हमें नया कला का विकास दिखाई देगा, वो हम जानेंगे। तो बस राइटर शुरुआत यहीं से करता है। शुरुआत में उसने बुद्धिज्म के बारे में बताया, जैनिज्म के बारे में, और फिर बता रहा है कि कब उसका एक राजा संरक्षण दे रहा है उसे और उसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राइटर क्या बोलता है यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट बोलता है कि अब इस समय जब बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाएगा तो हमें अलग अलग तरह की कला आकृतियां दिखाई देंगी, जिसमें खंभे, मूर्तियां, शैलकृत वास्तुकला, ये सब हमें दिखेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग कलाकृतियां, और उन कलाकृति में हमें खंभे, मूर्तियां, शैलकृत वास्तुकला दिखाई देती है। इस कलावधि में स्तूप, विहार के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए, चट्टाने काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां बनाई गई। हमें पता लगता है ये जो इस समय का मौर्यकालीन कला था, इस कला में बहुत ज्यादा प्रभाव किसका था? धर्म का भी प्रभाव था, तो इसलिए हमने धर्म का जिक्र करा। और अब हम आ रहे हैं मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। तो बोल रहे हैं कि जो मौर्यन काल था ना, इस टाइम पीरियड में 321 से 185 ईसा पूर्व तक की जो लगभग हम मानकर चल रहे हैं 200 साल 250 साल का समय था, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्तूप दिखाई दे रहा है, विहार दिखाई दे रहा है। अब स्तूप क्या होता था? तो बौद्ध धर्म में जो बड़े बौद्ध सन्यासी या महात्मा बुद्ध के अवशेष को रखकर उसके एक आकृति बनाई जाती थी, जिसको हम स्तूप कहते थे, जहां पर एक छोटे से डब्बे में उनका अवशेष रखा होता था, हर्मिका हम बोलते थे, और उसको अलग अलग रूप दिया गया। पहले गुंबद के ऊपर सामान्य रूप से रखा जाने लगा, फिर उसको चारों ओर से घेर दिया गया, प्रदक्षिणा पथ बनाया गया, फिर उसके वॉल पर अलग अलग तरह से नक्काशी की गई। तो वो डेवलपिंग स्टेज में था, बाद में डेवलप होता है। बस यहाँ पर बोल रहे हैं कि मॉडर्न आर्ट में कौन सा आर्ट दिखाई दे रहा है? धर्म का प्रभाव था, तो धार्मिक चीजें जैसे स्तूप, ओके, विहार जहां पर बौद्ध सन्यासी रहा करते थे, गुफाओं को काटकर जो विहार बनाए जाते थे, उन विहारों में अब नक्काशी की जाने लगी। ये देख रहे हो दीवार पर किस तरीके से ये खोद खोद कर इस तरह की आकृति या फिर डिजाइन बनाए जा रहे हैं। तो ये कला ही है ना, लेकिन ये कला किससे प्रभावित है? धर्म से प्रभावित है। तो स्तूप दिखाई देंगे, विहार दिखाई देंगे, लेकिन इसके अलावा हमें बहुत सारे स्थान पर पत्थर के स्तंभ बनते हुए दिखाई देते हैं। मॉडर्न आर्ट में तो बहुत फेमस था ना, अशोका के टाइम पीरियड में हम देखते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन, तो पत्थरों की एक खड़ी खड़ी पत्थर की अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई जाती थी। इसके अलावा चट्टानों को काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां भी बन रही थी। तो मॉडर्न टाइम पीरियड में जो हमें कलाकृति दिखाई देती है ना, उसमें स्तूप, विहार, पत्थर की जो स्तंभ बनाए जाते थे वो, मूर्तियां और गुफाओं को काटना, ये सब चीजें चल रहा था। ठीक है, स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। ये एक्मेनियन स्तंभों में भी विशाल स्तंभ हमें पाए जाते हुए दिखाई देते हैं। तो बोल रहा है यहां पर राइटर कि जो स्तंभ निर्माण हो रहा है, ओके, बोल रहे हैं कि स्तंभ निर्माण जो हमें मॉडर्न्स के टाइम पीरियड में दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये पहली बार यहाँ पर ओरिजिनेट नहीं हो रहा है। स्तंभ बनाना, ये जो इस तरह के जो पिलर्स थे ना, एक सेकेंड आगे आई थिंक होगा, जो पिलर इंस्क्रिप्शन या पिलर्स हमें इस तरह के दिखाई देते हैं, ये बहुत पुरानी कला है। ओके, भारत में हमें बाद में दिखाई दे रहा है। ओरिजिन हमें इसका कहां पर दिखाई देता है? एक्मेनियन स्तंभ की बात कर रहा है। एक्मेनियन स्तंभ बेसिकली जो पर्शियन पिलर्स होते हैं ना, उनको एक्मेनियन भी कहा जाता है। ओके, पर्शिया कहां पर है? अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यहां पर अगर यूरोप है, और एक सेकेंड, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, ये पूरा यूरोप हो गया, इधर आ जाइए, ये पूरा हो गया हमारा एशिया, इधर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है ना, एशिया में
इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट और अरेबियन पेनिनसुला वाला पार्ट, इसके बीच वाला जो रीजन है यहाँ पर हमें पर्शियन गल्फ दिखाई देता है। तो बोल रहे हैं कि जो पर्शिया वाला रीजन था ना, यहाँ पर जो पर्शियन पिलर्स थे उसको एक्मेनियन पिलर भी कहा जाता था। और ये जो स्तंभ बनाने की कला है जो भारत में हमें यहाँ दिखाई दे रही है, एक्चुअली वो बहुत पुरानी है। एक्मेनियन स्तंभ हमें सबसे पहले दिखाई देते हैं और मौर्यकालीन स्तंभ बाद में हमें दिखते हैं। और दोनों में काफी कुछ सिमिलैरिटी भी थी और काफी कुछ डिफरेंस भी था। यहाँ पर राइटर बोलता है मौर्यकालीन स्तंभ जो कंपेरेटिवली बाद में हमें दिखते हैं मौर्यंस के टाइम पीरियड में, ये चट्टानों के कटे हुए स्तंभ थे। मतलब मौर्यकालीन टाइम के जो पिलर्स थे ना, वो क्या था कि चट्टानों को, जो पत्थर थे, रॉक्स थे, उनको काट कर इस तरह से खड़े फॉर्म में बनाए जाते थे। जबकि एक्मेनियन पिलर्स जो थे वो राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे। यहाँ पर देखिए इस इमेज को कि जो मौर्यकालीन स्तंभ बोल रहे हैं इसमें कोई भी जॉइंट वॉइंट नहीं दिखाई देगा, एक ही पत्थर है, उसको तराश कर यहाँ पर डिजाइन, यहाँ डिजाइन, यहाँ, समझ पा रहे हैं। और जो एक्मेनियन पिलर्स जो पहले पाए गए थे वहां पर क्या था ना कि पत्थरों पर ये एक पत्थर है, फिर दूसरी नक्काशी करके इस पे ये रखा गया, इस तरह से, मतलब ये जोड़ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो भले ही पिलर्स का जो फॉर्मेशन है वो कहीं और ओरिजिन हुआ, वहां पर पहले हमें दिखाई दिया जैसे एक्मेनियन किंगडम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको जब हमने हमारे जो इंडियन पिलर्स हैं वो उसकी कॉपी थी। क्योंकि वहां पर देखिए आप पिलर्स जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कैसे जॉइंट्स उसमें दिख रहे हैं। जबकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौर्यंस के टाइम पीरियड में जो भी हमें स्तंभ अभिलेख मिलते हैं उनमें आप देख रहे हो कि एक ही पिलर दिखाई दे रहा है, सिंगल, बिना जॉइंट के। मीन्स कि उस गुफाओं को काटकर, तराश कर उसको डायरेक्ट ऐसे बनाए, जो थोड़ा सा कला का एक और अद्भुत नमूना है कि बिना किसी जोड़ के उसी को तराश के वो पूरी आकृति देना। समझ पा रहे हैं? आगे बोल रहा है, आगे बोलता है राइटर, मौर्यकालीन स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर पाए गए, उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं। यानी मौर्यन टाइम पीरियड में एक चीज और हमें दिखाई देती है, जो एक्मेनियन पिलर्स थे ना, ये जनरली राजा का जो दरबार या जो उसका टेरिटरी, उसका मेन महल होता था, वहां पर हमें दिखाई देते थे। जबकि मौर्यन स्तंभ जो पिलर्स थे वो पूरी उसकी टेरिटरी में, जहां तक उसका क्षेत्र है, खुले में हमें दिखाई देते हैं। जहां जहां पर अशोक रूल कर रहा था उन सभी जगह पे वो पिलर्स लगवा रहा था और वो यूजलेस नहीं था। उन पिलर्स पर राजा के आदेश, धार्मिक उपदेश, ऐसी कोई बात होती थी जो उन पिलर्स पर लिखी होती थी। तो वो एक तरह से कम्युनिकेशन का भी काम करते थे, क्योंकि मौर्यन किंगडम अपने आप में एक बहुत बड़ा किंगडम था। अब कम्युनिकेशन के कोई ऐसा मीडियम तो था नहीं, न्यूज़पेपर चल रहा हो, रेडियो चल रहा हो, टेलीविजन चल रहा हो, मोबाइल फोन चल रहा हो, तो राजा अपने प्रजा से कैसे कनेक्ट करे। तो उसमें ये पिलर्स ने काफी हेल्प किया, पिलर इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में। यानी इन पिलर्स पर राजा के आदेशों को लिखवा दिया जाता था। तो बस राइटर यही बोल रहा है कि मौर्य काल के जो स्तंभ थे ना, इसकी एक यूनिक क्वालिटी क्या थी, ये पूरे एम्पायर में फैला हुआ था। जहां तक अशोका की टेरिटरी थी कई स्थानों पर पाए गए और जनरली उन पर कुछ ना कुछ लिखा होता था। कोई आदेश जो है ना वो यहाँ पर लिखे होते थे, कुछ बातें लिखी होती थी। और इसकी जो चोटी होती थी, ये देखिए यहाँ पर कोई एक जानवर की आकृति हमें दिखाई देती है। इसकी चोटी पर सांड हो गए, शेर हो गए, हाथी जैसे जानवरों की आकृति। ओके, सभी शीर्ष आकृतियों को एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया, जिसे सुंदर कमल फूलों से सजाया गया। इसी का ये जूम करके मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि यहाँ पर देखिए, अगर इस पिलर का जो सबसे शीर्ष वाला हिस्सा है तो यहाँ पर आपको एक जानवर दिखाई देगा। इस जानवर को, जितनी भी शीर्ष आकृति थी, उनको एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गोल वेदी, इस तरह से ये वर्गाकार या गोल वेदी जो है ना, उसके ऊपर उस जानवर को खड़ा कर दिया जाता था। ओके, और फिर उसको नीचे किससे सजाया जाता था, ये देखिए कमल का फूल। हालांकि ये जो कमल का फूल है ये उल्टा सा आपको दिखाई देगा। हम बचपन में जो कमल का फूल बनाते थे वो कैसा होता था, इस टाइप का होता था। यहाँ पर उसको पलट दो और नीचे उसे कमल के फूल से सजाया गया। तो जो मौर्यन आर्ट है उसमें हमें पिलर इंस्क्रिप्शंस दिखाई देते हैं। ये जो पिलर्स होते थे एक ही रॉक के बनाए जाते थे। शीर्ष पे जानवर होता था, किसी गोल या फिर वर्गाकार वेदी पर होता था और नीचे उसको कमल के फूल जैसी आकृतियों से सजाया जाता था। ओके,
अब ऐसे हमें स्तंभ कहाँ कहाँ पर मिले, पूरे मौर्यन किंगडम में मिले, कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। ऐसे स्तंभ बिहार में बसराहा बकीरा, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और उत्तर प्रदेश में सनकीसा सारनाथ में देखे जा सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक लोकेशन दिखा रहा है कि ये जो मौर्यन पिलर्स है ना, ये पिलर इंस्क्रिप्शन हमें इन स्पेसिफिक जगह पर ज्यादा हाईलाइट होते हुए दिखते हैं। ओके, अभी आपको क्या समझना है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मौर्यन पिलर्स जो है मौर्यन किंगडम के, उस पिलर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये स्तंभ किस प्रकार के होते थे, किस उद्देश्य से इन स्तंभों को लगाया जाता था, स्थापित किया जाता था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सारनाथ में भी हमें इस तरह का एक पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है। सारनाथ में मौर्यकालीन, सारनाथ वाराणसी, सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जो है वो मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि जितने भी मौर्यन पिलर्स हमें दिखाई देते हैं जनरली उस पे एक जानवर की आकृति हमें दिखती है, लेकिन सारनाथ में जो पिलर मिलता है मौर्यन किंगडम का जो उन्होंने बनवाया था, उसका शीर्ष ये जो हिस्सा है ना वो अपने आप में बिल्कुल मौर्यन कला का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है। इसमें कैसे, तो मौर्य मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमें सारनाथ में दिखता है, और ये आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है, नेशनल एम्बलम के रूप में हमें दिखाई देता है। इसका शीर्ष धर्म चक्र प्रवर्तन का मानक प्रतीक है और बुद्ध के जीवन की महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। सारनाथ का अगर आप पिलर देखते हो तो बेसिकली इसमें यूनिकनेस क्या है, ये देखिए, इसमें आपको यहाँ पर ऐसे शेर दिखाई देते हैं, पीठ से पीठ जोड़े हुए, इधर 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 इधर, जिधर से भी आप देखो आपको ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, और इसको बहुत ही अच्छे से देख रहे हो, एक एक इनका जो बाल है ना उसको ऐसे दर्शाया गया है, मतलब एक्चुअली जो शेर की क्वालिटी होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, वो इनके लुक से बाहर निखर कर आता है। ठीक है, इसके अलावा ये बोल रहा है कि ये जो सारनाथ का पिलर है ना, यहाँ पर आप देखो इस तरह का जो वेदी, जिस पर गोलाकार वेदी जिस पर इनको खड़ा किया गया है, वहां पर आपको ऐसे गोल चक्र दिखाई देता है। ठीक है, और आप अगर बुद्धिज्म को आपने पढ़ा होगा, महात्मा बुद्ध के जीवन के अलग अलग चरणों को, तो आपने सुना होगा कि जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसको धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, और वो धम्म चक्र प्रवर्तन में जो सिंबल यूज होता है वो क्या सिंबल है, वो यही सिंबल है। ठीक है, तो अशोक के पिलर में धर्म किस रूप से दिखाई दे रहा है, तो ये जो धम्म चक्र परिवर्तन है उसके सिंबल को भी इंडिकेट कर रहा है जो यहाँ पर दिखता है। बाकी आप देखोगे ये जो पूरी वेदी है ना, इसमें हमें दौड़ते हुए जानवर दिखाई देते हैं, अलग अलग जानवर, यहाँ बनाए, और नीचे वैसे ही उल्टा घंटा बोलो या कमल का फूल जो है उल्टे रूप में यहाँ पर रखा हुआ आकृति को सजाया हुआ दिखाई देता है। तो जितने भी मौर्यकालीन पिलर्स हमें दिखाई देते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन दिखाई देते हैं, इन जनरल तो सबका ढांचा वैसा ही था, लेकिन सारनाथ में ये हमें यूनिकनेस दिखाई देती है। ठीक है, तो बस यही बोले कि इसका शीर्ष जो है ना, ये धम्म चक्र प्रवर्तन का मानक प्रतीक है, जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था कि धम्म का पहिया घूम गया। ओके, और बुद्ध के जीवन की घटना को दिखा रहा है। उनके जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जब उन्होंने गृह त्याग किया, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया, और जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर हमें दर्शाई गई है या दिखाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष और यक्षिणियों की विशाल मूर्तियां बनाई गई तथा चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। ये तो हमने सबसे पहले जिस आर्ट के बारे में अभी बात किया वो था मौर्यन पिलर इंस्क्रिप्शन या पिलर आर्ट। उसको हमने एक्मेनियन पिलर्स था या पर्शियन पिलर्स था उससे कंपेयर किया। फिर हमने इसकी यूनिकनेस जाना कि कैसे बनाया जाता था, पूरी टेरिटरी में फैला होता था। इसमें हम देखते हैं इसके अलग अलग जो भी रूप है कि नीचे एक पिलर है, फिर उस पर सजाया गया कमल के फूल की आकृति, फिर वेदी, फिर उस पर जानवर बनाया गया। वो जानवर शेर हो सकता है, क्या बोलते हैं, हाथी हो सकता है, इस तरह के जानवर हमें दिखाई देते हैं। इसमें भी एक नमूना जो हमें पता लगता है कि मॉडर्न आर्ट की चरमता को दिखा रहा है, वो सारनाथ का पिलर इंस्क्रिप्शन। डन यहाँ तक। अब एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। मौर्यन काल में हमें बड़ी मात्रा में दिखाई देते यक्ष और यक्षिणियां, इस तरह की मूर्तियां दिखाई देती हैं। ठीक है, यक्ष यक्षिणी, यक्ष जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यक्षिणी जो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। और ये यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां है ना, ये हमें जनरली
हुई किसी दीवार पर उकेरी हुई दिखती है, गुफाओं पर उकेरी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष यक्षिणियों की विशाल मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनाई गई और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी। जनरली गुफाओं को सजाने के लिए भी इस तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी, गुफाएं काटकर बना दी और उसके बाहर ये मूर्तियों की नक्काशी की गई। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये ठोक ठोक के पत्थरों को तराश कर बनाई जाती थी, ये उसकी यूनिकनेस थी। ओके, समझ में आ रहा है। और जब आप इन आकृतियों को देखेंगे ना, यक्ष और यक्षिणी की आकृति, तो उनके एक एक अंग के उभार को बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हर एक अंग को उसी के आकार में प्रॉपरली एक उस तरह से रिप्रेजेंट करना, वो अपने आप में कला को दर्शाता है, अगर आप आर्ट के नजरिए से देखें। ठीक है, पटना, विदिशा, मथुरा जैसे अनेक स्थल हैं जहां पर हमें भारी संख्या में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां मिलते हुए दिखाई देती हैं। ये प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में, अब इन मूर्तियों के बारे में बता रहा है कि ये मूर्तियां कैसी होती थी। तो जनरली ऐसी मूर्तियां हमें खड़ी स्थिति में ही दिखाई देंगी, अलग अलग पोजीशन जैसे भी आपको हो, चाहे वो कमर पे हाथ रख के खड़ी है या नृत्य की मुद्रा में खड़ी है, लेकिन खड़े ही फॉर्म में ज्यादा हमें दिखाई देती हैं। इनकी सतह जो होती थी ना, पॉलिश की गई यानी चिकनी होती थी। इनके चेहरों पर विज्ञान की निपुणता दिखाई देती है और अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो अगर आप इस पिक्चर को कोई एक जूम फॉर्म में हो तो मैं आपको दिखाऊं। ओके, ये देखिए, अगर आप इस पिक्चर को देखो तो वो आपको प्रॉपरली शो होगा कि ये जो मूर्तियां हैं वो खड़े फॉर्म में होती हैं, अंगों का उभार जो है वो प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया गया है, चेहरे पर जो ज्ञान विज्ञान की निपुणता है ना वो दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति है ना, इसमें एक बहुत फेमस ये मूर्ति पाई जाती है। यक्षिणी की प्रतिमा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमें कहां पर मिलता है? पटना में दिखाई देता है। किस जगह पे? दीदारगंज में। तो यहां पर एक ये यक्षिणी मूर्ति है जो अपने आप में कला का सर्वोच्च उदाहरण है। ओके, हाथ में चामर, चौरी पकड़ी हुई खड़ी यक्षिणी जो आदमकद मूर्ति है, ये पटना के दीदारगंज में मिल रही है। ये मौर्यकालीन मूर्ति का एक सर्वोत्कृष्ट नमूना अपने आप में रिप्रेजेंट करती है। तो मौर्यन टाइम पीरियड में हमने पिलर्स देखा, पिलर्स का सर्वोच्च नमूना सारनाथ, जहां से हमारा आज राष्ट्रीय प्रतीक निकलते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करें मूर्ति कला में तो बड़ी संख्या में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, इसका एक सर्वोत्कृष्ट नमूना हमें कहां पर दिखाई दे रहा है? पटना में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये इसमें क्या है? चामर हाथ में लिए हुए खड़ी हुई एक यक्षिणी दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। ओडिशा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो बस राइटर यहाँ पर यह बोलना चाहता है कि मूर्ति कला में केवल आपका यक्ष यक्षिणी ही नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि मूर्ति कला में हमें जानवरों की मूर्तियां भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें ओडिशा में दिखाई देता है, जहां पर विशाल हाथी की, मतलब चट्टान जो होती थी ना, यूनिक क्या था कि चट्टानों को काटकर वो रूप दिया जा रहा है। तो चट्टानों को काटकर विशाल हाथी की आकृति दी गई। ठीक है, वही बिहार में बराबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफाएं, जिसे हम लोमश ऋषि की गुफा कहते हैं, इसका प्रवेश द्वार कैसा बनाया गया? अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप का। मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं, बेसिकली क्या था ना, जो मॉडर्न किंग थे ये अलग अलग रिलीजन के फॉलोअर्स थे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म का फॉलोअर था। ओके, अगर हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का फॉलोअर था, जिसके फाउंडर थे मक्खली गोसाल। तो जो आजीवक सेक्ट है ना, वो इसका सपोर्टर था। और फिर आ जाता है कौन? अशोक आ जाता है। तो अशोक किसका सपोर्टर था? बुद्धिज्म का था। लेकिन ऐसा नहीं था कि जिसके ये सपोर्टर थे उसके ऑपोजिट दूसरे रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे थे, नहीं। यहां पर हमें वही पता लगता है कि अशोक ने अपने टाइम पीरियड में जो बराबर हिल्स है ना, उनको काट कर, जिसको हम लोमश ऋषि की गुफा कहते हैं, तो उन पहाड़ियों को काटकर इस तरह का एक क्या बोलते हैं, गुफा बनाया था। बोल रहे कि इसका प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार, एंट्रेंस देखो आपको कैसा है इसका,
अर्धवृत्ताकार है, चैत्य चाप मेहराब जैसे सजा हुआ है। अगर आप प्रॉपरली इसका लुक देखो, ओके, इस पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है, मतलब गतिमान मतलब चलने के फॉर्म में, ऐसे पैर उठा हुआ चलने के फॉर्म में। इसका भीतरी कक्ष आयताकार और उसके पीछे एक गोल कक्ष है। तो जैसे आप इसके अंदर जाते हो तो एक आयताकार कक्ष और एक गोलाकार कक्ष हमें दिखाई देता है। यह गुफा मौर्य सम्राट द्वारा आजीवक पंथ या संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। तो ये जो बराबर केव्स है ना, ये किसके लिए बनाया गया था? आजीवक सेक्ट के जो भी सन्यासी थे उनके लिए ये बनाया गया था। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखो कि जो जिस रिलीजन का फॉलोअर है ना, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे जैन के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने काम किया होगा, डोनेशन दिए होंगे। आजीवक के लिए बिंदुसार ने काम किया होगा। बुद्धिज्म के लिए अशोका ने किया, लेकिन इन सब में सबसे बड़े लेवल पर किसने किया? अशोका ने किया, ठीक है। तो बस बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न आर्ट है ना, इसमें रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। मतलब जो कलाकृतियाँ बन रही है वो कहीं ना कहीं धर्म के लिए या धर्म से जुड़ी हुई है, जिसमें ये बराबर की केव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसके लिए बनाई गई थी? आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर्स के लिए या उनके सन्यासियों के लिए। लेकिन इसमें अपने आप में कला का एक नमूना दिख रहा है कि किस तरह से गुफा को काटकर मेहराब आकृति, चापाकार, जो अर्धवृत्ताकार इसका एंट्रेंस बनाया गया है, इस पर नक्काशी की गई है, मतलब गतिमान हाथी दर्शाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। अब बोल रहा है कि आपने कुछ आर्ट्स के बारे में पढ़ा, आपने पिलर्स के बारे में पढ़ा, आपने मूर्तियों के बारे में पढ़ा। अब आज जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, स्तूप और विहार। तो बड़े लेवल पर इस टाइम पे पीरियड में बना। क्या पहली बार यही बनना चालू हुआ था? नहीं, पहले भी बन रहा था, लेकिन वो ना एक रॉ फॉर्म था, कच्चा पक्का था, कि आपने गुंबदनुमा आकृति बनाई, महात्मा बुद्ध के अवशेष को एक डब्बे में बंद करके, जिसको हर्मिका बोल रहा है, वहां रख दिया, और रखकर जो है एक प्रॉपर ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको आपने बोल दिया स्तूप। विहार क्या होते थे? नॉर्मल गुफाओं में जो रहते थे उसको विहार नाम दे दिया। अब इसी में नई नई कलाकृतियां जोड़ी जाएंगी, तो फिर वो हमें इस समय बनते हुए दिखाई देता है, कला का नमूना प्रॉपरली, ठीक है। तो बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता इस समय बहुत थी। इसकी वजह से स्तूप और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। उनको दान देने वाले बड़े लोग मिलेंगे। जहां बौद्ध धर्म को हम देख रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है उनको ज़्यादातर शूद्र लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं, किसान लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं, महिलाएं फॉलो कर रही हैं। वही जैन धर्म को बड़े व्यापारी फॉलो कर रहे हैं। तो राजाओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, बड़े जमींदारों के द्वारा इनको, इस धर्म को संरक्षण दिया जाता था, दान दिया जाता था। इनके रुकने के लिए, इनके सन्यासियों के रुकने के लिए नई नई गुफाओं को काटकर विहार बनाए जाते थे। तो क्योंकि लोग इनसे प्रभावित थे, तो धर्म से जुड़ा हुआ स्तूप और विहार बड़े लेवल पर इस समय बनते हुए दिखता है, ठीक है। स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते थे। स्तूप का बेसिकली कंसेप्ट क्या था? देखो, महात्मा बुद्ध के अवशेष, जो शारीरिक अवशेष थे, उसके बाद अगर हम देखें तो जनरली स्तूप कैसे बोल रहे हैं कि उनके स्मृति चिन्ह पर बनाए जाते थे। जो भी उनके स्मृति चिन्ह हो गए, जैसे कि क्या बोलते हैं, उनका कमंडल हो गया, उनका जो समय चप्पल होती थी वो हो गया, जो भी चीज़ें उनकी स्मृति चिन्ह होंगे उस पर जनरली स्तूप बनाए जाते थे। और ऐसी बड़ी संख्या में स्तूप कहाँ मिलेंगे? जो उनका ओरिजिन होगा ना, उसके आसपास मिलेंगे। तो यहाँ के जो क्षेत्र थे, जैसे राजगृह, ओके, वैशाली, पावा, नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा एवं रामग्राम, और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं ना, बिहार का, यूपी का, नेपाल का, जो प्रभाव, जहाँ पर ज़्यादा प्रभाव था महात्मा बुद्ध का। तो इस क्षेत्र में हमें बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध की स्मृति पे बनाए गए, स्मृति चिन्हों पर बनाए गए स्तूप दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस राइटर यही बताना चाहता है कि स्तूप जो है वो हमें इस समय बड़े लेवल पर बनते हुए दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनेक स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर भी बनाए गए हैं। इनमें अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर पाए गए स्तूप हैं। अवशेष मतलब जब उनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी उसके बाद से जो उनका शारीरिक अवशेष था उस पर भी
कुछ हमें स्तूप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें किसका नाम ले रहा है, अवंती का नाम ले रहा है और गांधार का नाम ले रहा है। इधर आपको अवंती मिलेगा, इधर आपको गांधार मिल जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है सांची का भी एक बहुत फेमस महान स्तूप है, ठीक है। ये जो सांची का महान स्तूप है अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में उसे पत्थर से भी ढक दिया गया। तो बोल रहे हैं कि इनिशियली सांची का स्तूप जो है वो हमें ईंटों से बनते हुए दिखाई देता है, जैसे ये पूरी गुंबदनुमा आकृति है, और बाद में उसको पूरी तरह से पत्थर से ढककर एक पूरा कवर कर दिया गया, मतलब वो जो उसका रॉ फॉर्म था ना वो ढक दिया गया। वहां पर थोड़ा सा कला डेवलप होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान हमें अनेक अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं जिनमें दानदाताओं के नाम दिए गए हैं। ये जो बड़ी संख्या में स्तूप दिखाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनके निर्माण के लिए हमें बहुत सारे दानदाताओं के नाम भी दिखाई देते हैं। कब? ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान। और वो नाम मिलना मतलब वो एक आपके पास एविडेंस हो गया ना कि अच्छा लोग इतनी बड़ी मात्रा में दान दे रहे थे स्तूप और विहारों को बनाने के लिए, ठीक है। तो जनरली इस तरह का स्तूप होता था। अभी मैं आपको स्तूप की पूरे एक एक फीचर्स बताऊंगी। यहाँ पर परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, यानी इनिशियली जो स्तूप होता था वो अपने रॉ फॉर्म में था, ठीक है, बुद्ध के अवशेष पर या उनकी स्मृति चिन्हों पर बनाया जाता था। स्मृति चिन्हों पर ज्यादा हमें बनते हुए दिखाई दिए। बाद में बोल रहा है कि इसमें और कुछ चीजें जोड़ दी गई। तो परवर्ती शताब्दी, आगे की शताब्दी में स्तूप में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। पहले ना इस तरह के ये जो परिक्रमा पथ था ना, ऐसा कुछ नहीं बनाया जाता था, बस एक गुंबदनुमा आकृति, इसमें हर्मिका यहाँ पर रखी होती थी, इसको ही बोल दिया जाता था स्तूप। बाद में इसमें नई चीजें जोड़ी गई। वो नई चीज क्या थी? ये देखिए, इस तरह से ये घूमने के लिए प्रॉपर प्रदक्षिणा पथ बनाया गया, ओके। और ये जो जिसे घेरा गया ना, इस पर भी अलंकृत था ये, यानी अलग अलग तरह की आकृतियां इस पर उकेरी जाती थी। तो ये एक नई चीजें थी। प्रतिमाओं से अलंकृत यानी मूर्तियों से सजाया जाता था, उसको काट काट के मूर्तियां बनाई जाती थी उस प्रदक्षिणा पथ पर, ठीक है। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल और एक वृत्ताकार अंडा और छोटी पर एक हर्मिका और छत्र होता था। ये बेसिकली स्तूप का जो ये वाला फेज है ना, इसकी बात कर रहा है। ये वाले फेज में वो किसकी बात कर रहा है? सबसे पहले बोल रहा है कि एक वृत्ताकार हमें अंडा दिखाई दे रहा है, अंडा या गुंबद जिसे बोलते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा है ना, इसको क्या बोल रहा है? अंडा बोल रहा है, ठीक है। और फिर बोल रहा है और चोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता है। ये जो अंडाकार आकृति है ना, इसके यहाँ पर हमें एक ये बॉक्स सा दिखाई देता है जिसमें महात्मा बुद्ध का अवशेष होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हर्मिका बोलते हैं, जिसमें उनका अवशेष रखा होता है। और इस हर्मिका के ऊपर इस तरह की छतरी सी बनाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम? छत्र या छतरी कहते हैं। तो स्तूप का ओरिजिनल फॉर्म क्या था? अंडाकार आकृति, उसके ऊपर बॉक्स हर्मिका जिसमें उसका अवशेष है महात्मा बुद्ध जी का, और उसके ऊपर ऐसे छतरी नुमा आकृति बनाई जाती थी जिसको छत्र कहते हैं। संयुक्त रूप से इसे ही स्तूप कहा जाता था, ठीक है। आगे चलकर, मतलब आगे चलते 2nd सेंचुरी BC के आसपास गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़ दिया गया। तो बाद में हमें इस तरह का पथ दिखाई दिया घूमने के लिए। ये जो पथ बनाया गया ना, इसको बोला गया प्रदक्षिणा पथ। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ बनाया गया। ये चारों ओर जिससे घेरा गया, इसको बोला गया वेदिका या फिर वेदी। और ये पूरी तरह से क्या था? अलंकृत था। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये जो घूमने की जगह थी प्रदक्षिणा पथ, यहाँ जो घूमने की जगह थी ये प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। और ये जिससे घेरा रहता था ना, इसको हम वेदिका कहते थे। और एक यहाँ पर एंट्रेंस भी बना दिया गया, मतलब एक मंदिर तो नहीं लेकिन मंदिर जैसा ही स्ट्रक्चर। मतलब अब आपका एक एंट्रेंस है जहाँ से आप घुसोगे, फिर आप चारों ओर उसके घूम सकते हो। ये प्रदक्षिणा पथ है और उसमें ये बीच में अंडानुमा आकृति, उसके ऊपर हर्मिका, उसके ऊपर छत्र। ये होता था बेसिकली स्तूपा का कंसेप्ट। आज भी आप जाओ, बहुत सारी जगह आपको स्तूप देखने को मिलेंगे इस तरह से। अब ये जो होता था प्रवेश द्वार, इसमें भी देखिए किस तरह से सजावट की हुई थी, नक्काशी की हुई थी। ये जो प्रदक्षिणा पथ होता था ना,
प्रदक्षिणा पथ तो घूमने वाली जगह को कह रहे हैं, लेकिन ये चारों ओर से जिससे घिरा होता था, जिसको ये वेदिका बोल रहे हैं, इस वेदिका पर भी अलग अलग हमें डिजाइन बनते हुए दिखाई देते, नक्काशी करते हुए दिखाई देते। वही मौर्यन आर्ट है, वही उस समय कला के रूप में हमें दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है राइटर यहाँ पर, वाराणसी के निकट सारनाथ में सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। इसने जब पिलर्स के बारे में पढ़ाया था तब हमने सारनाथ के पिलर के बारे में पढ़ा। अब इनकी क्वालिटीज बता रहा है कि सारनाथ का पिलर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वाराणसी के निकट सारनाथ में हमें जो ये सिंह स्तंभ मिला है, यानी एक ऐसा पिलर जिसके शीर्ष पर हमें सिंह बनते हुए दिखाई दिए हैं। ये मौर्यकालीन कला का ना ये जो शीर्ष है, ये अपने आप में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इस सिंह के शीर्ष के मूलतः 5 अवयव थे। बोल रहे कि अगर आप इसका शीर्ष देखो ना, जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्तंभ जो अब कई भागों में टूट चुका है, एक कमल घंटी का आधार, उस पर बना ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाई गए हैं, 4 तेजस्वी सिंहों की जुड़ी हुई आकृतियां और एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र। अब बोल रहे कि अगर आप पूरे इस पिलर को देखो तो हमें 5 पार्ट दिखाई देते हैं। अगर सारनाथ का ये पिलर जो है, जो सबसे नीचे स्तंभ बोल रहा है वो कई टुकड़ों में टूट चुका है, उसके ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर एक कमल घंटी का आधार, कमल घंटी का कमल के रूप में जो उल्टा घंटा होता है ना, सॉरी कमल के रूप में जो हमें घंटी दिखाई दे रही है, कमल आकृति नुमा, ये हमें इसका बेस बनते हुए दिखाई देता है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखो तो आपको क्या दिखता है बच्चों, 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाई दिए हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, इसका बेस वृत्ताकार जो बेस दिख रहा है, इसमें हमें 4 पशु ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बीच बीच में से चक्र बना हुआ है, और ये दक्षिणावर्त गति के साथ, यानी कि दक्षिण की तरफ मूव करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ओके, 4 तेजस्वी, मतलब इनका मुंह इधर है, ये दक्षिणावर्त गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर बोल रहा है कि 4 तेजस्वी सिंहों की जुड़ी हुई आकृतियां, ये सारे 4 सिंह पीठ में पीठ जोड़कर खड़े हैं। यहाँ पर बैठे ही बोलेंगे, खड़े क्या है, ये और एक ऑपोजिट भी है। ठीक है, तो कहीं से भी देखो आपको ऐसे ही दिखाई देगा। और एक सर्वोपरि तल धम्म चक्र, यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है धम्म चक्र। तो बेसिकली इसके 5 जो है अवयव हमें दिखाई देता है अगर हम इस पूरे के पूरे सारनाथ के पिलर को ऑब्जर्व करें। बेस, स्तंभ जो टूट चुका है, फिर हमें दिखाई दे रहा है कमल घंटी का आधार, उसके बाद से हमें बेस दिख रहा है जिसमें वृत्ताकार बेस, जिसमें हमें दक्षिणावर्त घूमते हुए जानवर दिखाई दे रहे हैं, उस पर हमें धम्म चक्र दिखाई दे रहा है, और ऊपर हमें 4 सिंह जो है पीठ से पीठ चिपकाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक कला का नमूना है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते थे। अब जैसे हम मूर्ति कला की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मूर्तियों के बारे में पढ़ा, यक्ष यक्षिणी पशुओं की मूर्ति पढ़ा। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि हमें महात्मा बुद्ध के आराधना के लिए या उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जो चीज़ दिखाई दे रही थी वो क्या था, स्तूपा था, स्तूप का कंसेप्ट था। उस समय तक महात्मा बुद्ध की मूर्तियां आई ही नहीं थी, आती कब है, तो अगर आपने पहले एंशिएंट की मेरी क्लासेस ली होंगी तो मैंने बताया था मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यंस के बाद वाला टाइम पीरियड, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड, जब विदेशी उत्तराधिकारी आ रहे हैं, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रूल कर रहे हैं, चाहे इंडो ग्रीक है, शक है, पार्थियंस है, कुषाण है। तो सबसे लास्ट में जिसे हम पढ़ते हैं वो कौन थे, कुषाण थे। और कुषाणों का एक फेमस रूलर था, उनका ग्रेट किंग, जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क भी बुद्धिज्म का सपोर्टर था। और अशोका के बाद इस टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ था, सिल्क रूट से होते हुए चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, उस वाले रीजन में। ओके, तो ये जो कनिष्क था ना, इसके टाइम पीरियड में हमें ये चीज दिखाई दी थी। क्या बोल रही थी, मेरे ध्यान से उतर गया, हाँ, इसके टाइम पीरियड में दिखाई दी। चौथी बौद्ध संगति, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट हुई, और चौथी बौद्ध संगति यानी महात्मा बुद्ध के जितने भी बौद्ध सन्यासी थे उनको एक जगह बुलाया गया, कुंडल वन में वो आ रहे हैं, और आके यहाँ पर जो है बेसिकली बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई डिस्कशन हुई, और उस डिस्कशन में डिस्प्यूट दिखाई दिया। डिस्प्यूट मतलब 2 पक्ष दिखाई दिए। एक वो पक्ष जो मानता था कि महात्मा बुद्ध की मूल जो शिक्षा है उस पर हमें चलना चाहिए, जिसमें महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति चाहिए
तो आपको ज्ञान लेना होगा, आपको योग करना होगा, इसके जरिए आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, वही कुछ एक नए सन्यासी निकल कर आए नए थॉट्स के साथ, बहुत सन्यासी जो बोल रहे कि नहीं, अगर आपको मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो आपको महात्मा बुद्ध की पूजा करनी होगी। ओके, और अगर महात्मा बुद्ध अभी जीवित नहीं है तो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले बड़े बौद्ध सन्यासी जिनको बोधिसत्व की संज्ञा दी गई, वो बौद्ध सन्यासी जो अपना मोक्ष रोककर आपके लिए पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, आपको उनके शरण में जाना होगा, उनकी मूर्तियों की पूजा करनी होगी। और इस डिस्प्यूट के साथ में बौद्ध धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इसको फॉलो करने वाले हीनयान सेक्ट के कहलाए, इसको फॉलो करने वाले महायान सेक्ट के कहलाए। और महायान सेक्ट मूर्ति पूजा का कंसेप्ट लेकर आया और कनिष्क खुद महायान सेक्ट का फॉलोअर बना। तो फिर यहाँ से कनिष्क के द्वारा बड़े लेवल पर मूर्तियों का निर्माण करवाया जाएगा महात्मा बुद्ध की अलग अलग शैलियों में, जिसमें हमारी गांधार शैली बहुत फेमस थी, मथुरा शैली दिखाई देगी, अमरावती शैली। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहा है कि उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मौर्यन काल में हमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनते हुए दिखाई ही नहीं देती है। मूर्ति का कंसेप्ट जो है वो कब आता है? इस टाइम पीरियड में आता है। ठीक है, तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते थे, बल्कि महात्मा बुद्ध के जो सिंबल्स थे ना, जो प्रतीक थे, जो उनके जीवन के अलग अलग चरणों को दर्शा रहे थे, चाहे उनके पद चिन्ह हो गए, उनका स्तूप हो गया, कमल, सिंहासन, चक्र, इनको ही पूजा जाता था या इनको ही रिस्पेक्ट दिया जाता था। आप समझ पा रहे हैं? तो मौर्यन आर्ट में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा नहीं दिखाई देती है। मौर्यन आर्ट में हमें स्तूप दिखाई देते हैं, विहार दिखाई देते हैं, उनके स्मृति चिन्ह दिखाई देते हैं, मूर्तियां दिखाई देती हैं, ये सब चीजें दिखाई देंगी। जो प्रतिमा है ना महात्मा बुद्ध की, खुद वो आगे दिखेगी, आगे के आर्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है राइटर? ओके, इसी के साथ बस चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बस ये एक छोटा सा चैप्टर था। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। मौर्यन कला की बात की जाए तो इसमें हमारे 4-5 चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले पिलर्स के बारे में पढ़ना होगा। पिलर्स क्या यहीं का ओरिजिन था? नहीं, हमें इसके पहले भी पिलर्स दिखाई दिए, एक्मेनियन पिलर्स, पर्शियन पिलर्स की जिनकी बात करें। हालांकि ये नहीं कि वहां से ही कंसेप्ट उठकर हम पूरी तरह से ले आए, नहीं, हमारे अपने जो पिलर्स थे उनमें एक यूनिक चीजें पाई जाती जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। ठीक है, एक ही खड़ा पिलर होता था, जोड़कर नहीं बनाया जाता था। बेस कैसा था, शीर्ष कैसा था, क्या बीच में हमें यूनिक चीजें दिखाई दी। पिलर्स में भी एक फेमस सारनाथ का पिलर, उसके बारे में, सारनाथ का जो शीर्ष है, पिलर का शीर्ष, वो हमने बहुत अच्छे से जाना। फिर पिलर्स के बाद दूसरे हैं हम मूर्ति में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, किस तरह से उनके अंगों के उभार को दर्शाया जा रहा है। जनरली वो मूर्तियां खड़ी होती थी और वो ऐसे तराश कर बनाई जाती थी, मतलब खोद खोद के गुफाओं को, पत्थरों को तराश कर बनाई जाती थी। फिर हमने पढ़ा विहारों के बारे में कि किस तरह से बौद्ध विहार बनाए जा रहे हैं। फिर हमने स्तूपास के बारे में पढ़ा, रॉक के फॉर्म क्या था, अभी डेवलप फॉर्म क्या हो गया, ये सब हम पढ़ते हुए आगे निकल गए। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट छोड़ा है, राइटर बोलता है कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति हम यहाँ नहीं पढ़े। भले बौद्ध और जैन धर्म से इस समय का आर्ट प्रभावित था, लेकिन मूर्ति वाला कंसेप्ट अभी आया ही नहीं था। तो उसको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब हम पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में जाएंगे ना, मौर्योत्तन काल, उस काल की कला में हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में हम उसको ले लेंगे। और ये आर्ट एंड कल्चर जो है, इसके ये हमारा 3rd लेक्चर, बस इस तरह इसको फॉलो करते रहिए, एक बेस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चों के मैसेजेस थे कि मैम नितिन सिंघानिया कराइए, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले दोनों जो पार्ट है ना आपका आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी, वो हम जल्दी से कवर कर लें, ताकि आपका एक बेसिक जो है ना वो तो एटलीस्ट हो जाए। फिर उसके बाद हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें जो लग रहा होगा कि नहीं इसमें कवर नहीं हो पाएंगे, उसको हम उस बुक से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।